हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चंस जो पिछले सालों में एसएससी ने पूछे हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने पहले ही प्रोवाइड करवा दिया था मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर। वहां से आपने देखे होंगे क्वेश्चंस, खुद से सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। अब आपका सॉल्यूशन और जो मैं बता रहा हूँ ये सॉल्यूशन आप मैच करिए कि कहाँ तक आप ठीक थे। पहला क्वेश्चन है, I did not answer the question, but I knew that man was mortal and God is omnipotent. What does it mean? इसका मतलब है कि I did not answer the question, मैंने प्रश्न का आंसर नहीं दिया। मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि फिलहाल तो खैर एरर नहीं है इस पार्ट में, लेकिन आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आंसर जब नाउन के रूप में होता है और आपको दे रखा हो कि आंसर इस चीज़ का है तो वहाँ पे आपको टू लगाना चाहिए। अगर आंसर वर्ब है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना चाहिए। ये आप सीख लें यहीं से। हालांकि यहाँ तो वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, ये मैन वर्ब है, तो कोई खास बात नहीं है, सीधा इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है क्वेश्चन। अगर ये नाउन होता तो यहाँ पे टू का प्रयोग हम करते, ठीक है। इसका मतलब है कि मैंने प्रश्न का आंसर नहीं दिया, लेकिन मैं जानता था कि इंसान नश्वर है और भगवान है वो ओमनीपोटेंट है। ओमनी का मतलब होता है सर्व, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। तो भगवान जो है वो ऑल पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है। यहाँ एरर जो पार्ट में है वो है सी, और एरर इसलिए है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो एक स्टेटमेंट है कि इंसान है वो नश्वर है, ये एक सार्वभौमिक स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जनरल फैक्ट हो, उनको हम चेंज नहीं करते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट में ही लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे इज आना चाहिए वॉज के स्थान पे। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे क्या आना चाहिए? इज का प्रयोग होना चाहिए। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? आई आस्क्ड इफ शी हैज लुक्ड एवरीवेयर एंड शी सेड यस। मैंने पूछा, और पूछा है इसका मतलब प्रश्न पूछा है, और प्रश्न पूछा है तो कंजंक्शन इफ लगता है, पता है आपको, वेदर भी लगता है, नरेशन में सीखते हैं आप। तो मैंने पूछा इफ शी हैज लुक्ड एवरीवेयर कि क्या उसने हर जगह पे देख लिया है, और उसने कहा हाँ देख लिया है। अब देखिए पूछा है, कब पूछा है? पास्ट में पूछा है। तो जब मैन क्लोज, ये मैन क्लोज है, और कोई भी किसी शब्द के सहारे कोई क्लोज खड़ा हुआ है, कोई क्लोज बना हुआ है, तो वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है। तो आगे वाली जो कहानी है वो तो सबऑर्डिनेट क्लोज की कहानी है, ये मैन क्लोज है। और हमेशा याद रखना है कि जब जब मैन क्लोज पास्ट में होता है तब तब आगे वाला जो क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, वो भी पास्ट में जाएगा। तो यहाँ पे हैज नहीं आना चाहिए, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए? हैड। ये भी आप नरेशन में सीखते हैं कि नरेशन में डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं आप, तो वहाँ पे कोई भी सहायक क्रिया, कोई भी मैन वर्ब जो प्रेजेंट में होती है उसको पास्ट में भेजते हैं। तो यहाँ पे आस्क्ड आ गया, ये कंजंक्शन लग गया, तो इसको पास्ट में भेजना पड़ेगा, हैड आएगा। थर्ड क्वेश्चन में आइए। अ रिंग कैन बी कंप्राइज ऑफ ईदर गोल्ड फॉर और सिल्वर। तो एक रिंग जो है वो बनी हो सकती है या तो गोल्ड की या सिल्वर की। है तो ट्रांसलेशन है इसका। प्रॉब्लम क्या है वो समझिए। देखो बी, ये चाहे बी खुद हो या बी का कोई भी फॉर्म हो सकता है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब दे रखे हों। भाई आपको पता होना चाहिए कि बी के अगर फॉर्म्स की बात करें तो 8 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आर देयर। इनमें से 5 तो ये होते हैं, इसके बाद में बी, बीन और बीइंग, 3 ये फॉर्म्स होते हैं। तो ऐसे कुल मिला के 8 फॉर्म्स होते हैं। और इन 8 फॉर्म्स में इन 8 फॉर्म्स में या तो हम लगाते हैं आईएनजी, और या फिर हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ रही बात? ये जो 8 फॉर्म्स होते हैं उनमें या तो लगाते हैं आईएनजी या लगाते हैं थर्ड फॉर्म, और कुछ नहीं लगा सकते आप। अब ये आईएनजी कब लगता है और थर्ड फॉर्म कब लगता है, ये हालांकि मैंने जब भी सेशंस में लेता हूँ, एडिटोरियल पढ़ाता हूँ, तब भी बताता रहता हूँ आपको, और पता होगा ये एक्टिव वॉइस होने पर होता है और ये पैसिव वॉइस होने पर होता है। जब सेंटेंस पैसिव में हो तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं इनके साथ, एक्टिव में हो तो आईएनजी लगाते हैं। लेकिन ये तो निश्चित है ना कि बी के साथ में फर्स्ट फॉर्म तो नहीं लगाते, है ना। तो एरर तो इसी पार्ट में है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। आपको पूरी कहानी का पता होना चाहिए कि क्या हम रेक्टिफाई करें, कैसे सेंटेंस को इम्प्रूव करें। तो सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आएगी थर्ड फॉर्म, कंप्राइज्ड। क्यों आएगी कंप्राइज्ड? क्योंकि देखिए कंप्राइज का मतलब होता है मिलकर बना होना।
ठीक है। अच्छा, मिलकर बना होना, तो कौन बना रहा है वो तो दे नहीं रखा आपको इधर कि डूअर होना चाहिए। अगर डूअर लेफ्ट में होता है किसी क्रिया के तो वो एक्टिव वॉइस माना जाता है। चूंकि डूअर तो इससे पहले है नहीं, तो इसका मतलब यो मान लो कि ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस है तो फिर थर्ड फॉर्म ही आएगी, कंप्राइज्ड ही आएगा। कुछ को एक बात और खटक रही होगी कि यहाँ पे ओ कैसे लग गया, कंप्राइज में तो ओ आता ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, जब कंप्राइज के साथ में बी लगा रखा होता है, पहले बी के साथ कंप्राइज्ड होता है तो ओव लगता है। अगर ये बी नहीं होता, सीधा कंप्राइज होता, तो फिर ओव नहीं लगाते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इधर के साथ में और लगाते हैं वो बताइए, आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन है, तो ये सब तो आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हैविंग हैड रीच्ड द स्टेशन यू मे बाई योर टिकट एंड वेट फॉर द ट्रेन फॉर न्यू दिल्ली। इसका मतलब ये है कि स्टेशन पहुंचने के बाद में आप टिकट को बाई कर सकते हैं, आप टिकट खरीद सकते हैं और न्यू दिल्ली के लिए ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। ये तो है इसका ट्रांसलेशन। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, ये परफेक्टिव, ये क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। वैसे पार्टिसिपल दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, लेकिन प्रेजेंट पास्ट दोनों मिलते हैं तो बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है वो है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल जुड़ता है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल जुड़ता है, तो हैविंग के साथ V3 बनता है और इसका मतलब होता है कोई भी काम किए जाने के बाद। तो ये स्टेशन पहुंचने के बाद हैविंग आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही। ये हैड बीच में जो आ रहा है ना वो गलत है। हैविंग रीच्ड, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। स्टेशन पहुंचने के बाद याद रखिए कि रीच ट्रांजिटिव वर्ब है, रीच के बाद में वर्ब प्रिपोजिशन नहीं लगाते हैं, तो आगे प्रिपोजिशन नहीं लग रहा। दूसरा, यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि वेट के साथ में फॉर लगता है, और वेट फॉर की जगह पे आप अवेट भी लिख सकते हो। वेट फॉर के स्थान पे क्या लिख सकते हो? अवेट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा? ए, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म रीच्ड। 5th में देखिए, आई एम टोटली अपोज टू स्टेटमेंट्स ऑफ सम ऑफ आवर मैनेजर। मैं पूरी तरीके से विरोध में हूं, विपक्ष में हूं। अपोज के साथ में लगता है टू। उन स्टेटमेंट्स से, स्टेटमेंट्स किसके हैं? हमारे कुछ मैनेजर के स्टेटमेंट हैं। तो मैनेजर कितने हैं? मैनेजर एक तो है नहीं, सम दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे मैनेजर्स आएगा, सम ऑफ आवर मैनेजर्स। हमारे जो मैनेजर्स हैं उनमें से कुछ के स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल विपक्ष में हूँ, अपोज में हूँ, विरोध में हूँ, ये कहना चाहता है। तो यहाँ पे मैनेजर्स आएगा, कोई एक मैनेजर की बात नहीं है। नेक्स्ट पे आइए। ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई। सारे के सारे डाउट्स क्लियर हैं, किसके बीच में? तुम्हारे और मेरे बीच में। बिटवीन है वो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में लगता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस लगता है तो यहाँ पे आई नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? मी आएगा। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है तो मी आना चाहिए, आई नहीं आना चाहिए। आगे आइए। मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं वो उतने ही सम्माननीय हैं जितने कि गांधी जी हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं तो या तो लगाते हैं सो एज के बीच में, और या फिर लगाते हैं एज के बीच में। ये तो पता ही होगा। डिग्री पॉजिटिव, जब एडजेक्टिव आप पढ़ते हो, डिग्रीज पढ़ते हो, डिग्री में पहली डिग्री पॉजिटिव पढ़ते हो, तो वहाँ ये बात सीखने को मिलती है कि सो एज और एज के बीच डिग्री पॉजिटिव आती है। लेकिन यहाँ पे जब आप पढ़ते हो तो ये भी पढ़ते होंगे कि सो एज जो है ना वो नेगेटिव सेंटेंसेज में आता है, और एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आता है। एज के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप नेगेटिव वाक्य में लगाओ, पॉजिटिव में लगाओ, दोनों ठीक हैं। लेकिन सो एज में रेस्ट्रिक्शन है, ये नेगेटिव होगा तभी लगेगा, वरना लगेगा नहीं। तो यहाँ पे सो एज दे रखा है आपको, इसके स्थान पे होना चाहिए एज, क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नोट नहीं लगा रखा कहीं पर भी, सी नहीं, सॉरी बी गलत हो जाएगा। ठीक है, एज होना चाहिए। मार्क कर लीजिए अपने आंसर्स। नेक्स्ट पे आइए। क्या कह रहा है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हैविंग वर्क इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मिस्टर राव इज द आइडियल चॉइस टू टेक ओवर ए चेयरमैन। टेक ओवर का मतलब अधिग्रहित करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेक्टर के बैंक में काम किया इन्होंने। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट बैंक में भी काम किया है, प्राइवेट बैंक में भी काम किया है। ऐसा करने के बाद मिस्टर राव जो है एक परफेक्ट चॉइस है, एक आइडियल चॉइस है कि वो चेयरमैन का पद ग्रहण कर सकते हैं। ये इसका ट्रांसलेशन है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वही हैविंग के साथ में क्या लगता है? थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है, तो करेंगे यहाँ पे हैविंग वर्कड। ठीक है, अच्छा बोथ के साथ में एंड लगता है, ध्यान रखिएगा, कई बार इसमें भी गलती पूछ लेते हैं। ठीक है,
नंबर 9 पे आओ। माई फादर हैज़ assured मी टू प्रेजेंट मी a न्यू स्कूटर ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। मेरे पिताजी ने मुझे आश्वासन दिया है। अश्योर का मतलब आश्वासन देना। क्या आश्वासन दिया है? कि भाई तुझे मैं प्रेजेंट करूंगा, मतलब गिफ्ट दूंगा, एक स्कूटर दूंगा तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे पर। ये इसका ट्रांसलेशन है। अब 2-3 चीज़ें समझनी है आपको। एक तो प्रेजेंट, एक एंट्रस्ट, ठीक है, एक प्रोवाइड। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं। इसके बाद में अगर आप somebody लगाते हो यहां पे, मतलब वे पहले व्यक्ति लगाते हो, तो फिर आप लगाएंगे विद समथिंग। और यहां अगर समथिंग लगाते हो तो यहां लगाओगे somebody। मतलब समझे क्या? पहले व्यक्ति है तो और वस्तु से पहले विद लगेगा, ये स्ट्रक्चर बनती है इसकी। और पहले अगर समथिंग है तो व्यक्ति से पहले टू लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? मेरे पिताजी ने आश्वासन दिया है मुझे कि वो प्रेजेंट करेंगे मुझे। तो देखो पहले व्यक्ति है, somebody है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? विद अ स्कूटर। अगर पहले स्कूटर होता, प्रेजेंट अ स्कूटर, फिर टू मी आता है यहाँ पे। समझ में आ रही बात? तो फिर टू मी लगाना पड़ता यहाँ पे। ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट के साथ एंट्रस्ट है ये, ENTRUST, सौंपना, ENTRUST है, ये गलत हो गया, ठीक। तो इन क्रियाओं के साथ में ऐसा होता है। नंबर 10 है हिज मदर एंड फादर आर वैक्स्ड विद हिज रूड बिहेवियर। उसके माता पिता दोनों ही क्या हैं? उससे चिड़े हुए हैं, उससे नाराज हैं। किस लिए? उसके रूड बिहेवियर को लेकर, उसके जो है सभ्यतापूर्ण व्यवहार है उसको लेकर। प्रॉब्लम ये है कि वैक्स जो है ये इसके साथ में विद somebody होता है। किसी व्यक्ति से नाराज होते हो तो वैक्स्ड विद लगाया करो, और अगर किसी बात पे नाराज होते हो तो एट लगाया करो। ऐसी ही कहानी अनॉयड में बनती है। वैक्स का मतलब अनॉयड ही होता है। अनॉयड के साथ भी सेम कंडीशन है। अनॉयड विद somebody होता है और एट समथिंग होता है। अगर किसी बात पे नाराज हो तो एट लगाओ, और किसी व्यक्ति से नाराज हो तो विद लगाओ। तो यहाँ हिज मदर एंड फादर आर वैक्स्ड, हिज रूड बिहेवियर, बिहेवियर से नाराज है तो विद नहीं आएगा, एट आएगा। एट समथिंग है, विद somebody है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इन आंसर्स को मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट आई विल हेल्प यू इन ऑल योर एफर्ट्स। यस्टरडे आई टोल्ड यू, मैंने कल आपको बताया था। अब ये यस्टरडे तो बता रहा है कि बात कब की है, पास्ट की बात है। अब जब बात पास्ट की है तो सारी क्रियाएं पास्ट में जाएंगी। तो आई टोल्ड यू, ये आपका मैन क्लोज है, पास्ट में जा रहा है, सेकंड फॉर्म है। तो यहां पे भी पास्ट पे भेजिए इसको, क्या आएगा? वुड, विल नहीं आएगा, ठीक है। बी, मीनू अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स इज गोइंग टू मुंबई टुनाइट बिकॉज हर एल्डेस्ट ब्रदर इज इल देयर। मीनू अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ साथ मीनू भी जा रही है मुंबई आज रात को। बिकॉज, क्योंकि, कंजंक्शन हो गया। उसका सबसे बड़ा जो भाई है वो वहाँ पे बीमार है, ये इसका ट्रांसलेशन है। अब एक तो ये समझ में आना चाहिए, आप लोग में से बहुत सारे तो इस तरह से अप्रोच करते हैं कि अलॉन्ग विद दिख गया तो ये प्रश्न तो बार बार में एसएससी पूछता ही है, कोई भी एग्जाम में आता ही है। तो सीधा देखते हो कि अलॉन्ग विद से पहले देखो मीनू, तो ठीक है, इज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बिकॉज कंजंक्शन है तो कंजंक्शन से पहले एक क्लोज तो यहीं तक कंप्लीट होता है, दूसरा क्लोज आगे स्टार्ट होता है। फिर ब्रदर सिंगुलर है, इसकी वर्ब इज है, ठीक है। सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो एरर। यहाँ पे आंसर मार्क करेंगे आप। फिर है एज अ बॉय ही हैज़ नेवर बीन टू स्कूल एंड देयरफॉर ही हैड नो कैपेसिटी टू रीड एंड राइट। तो एज अ बॉय ही हैज़ नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गया है, ठीक है। मतलब जब वो छोटा था, जब वो स्टूडेंट की एज का था या बॉय था, उस स्थिति में वो स्कूल कभी गया नहीं है, इसलिए उसमें कोई क्षमता नहीं है। चूंकि आप ये बात प्रेजेंट में कर रहे हो, कभी स्कूल नहीं गया है, पास्ट की कोई घटना की बात नहीं कर रहे हो आप, पास्ट की बात नहीं कर रहे हो, तो ये भी सब क्या आएगा? प्रेजेंट में आएगा। तो हैज़ नो कैपेसिटी आएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी। देयरफॉर कंजंक्शन है, देयरफॉर इलेटिव कंजंक्शन होता है, परिणाम बताने के लिए काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। फिर कह रहा द डॉक्टर सेड दैट ही वॉज मेकिंग गुड प्रोग्रेस एंड वुड नॉट नीड एन ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने कहा कि वो अच्छी प्रोग्रेस कर रहा था और उसको कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होगी। डॉक्टर्स ने कहा, पास्ट की बात है, V2 दे रखा है, दैट कंजंक्शन आ गया। ही मतलब अब ये कोई पेशेंट के लिए कह रहा है, ये भी पास्ट में आ गया। वॉज मेकिंग गुड प्रोग्रेस, ये भी पास्ट में आ गया। सब कुछ ठीक है ना। वुड मॉडल है तो मॉडल के साथ में नॉट एडवर्ब लग गया, कोई बात नहीं। नीड यहाँ मैन वर्ब है ना। ऑपरेशन नाउन है, इससे पहले एन लग गया। सब कुछ परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है, नो एरर।
आगे देखिए, पीपल नो दैट इंडिया कैन बी ए सुपर पावर ओनली व्हेन दे विल वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। तो कह रहा है कि पीपल नो दैट, लोगों को इस बात की जानकारी है कि इंडिया कैन बी अ सुपर पावर, कि भारत एक सुपर पावर हो सकता है, ओनली व्हेन, केवल तब जब वो ऑनेस्टली और सिंसियरली काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको मैं कि कुछ टाइम क्लोज बनाने वाले शब्द होते हैं। टाइम क्लोज का मतलब होता है ऐसा उपवाक्य जो टाइम बताए। इसमें स्टार्ट किसी सेंटेंस का आफ्टर से हो सकता है, बिफोर से हो सकता है, एज सुन एज से हो सकता है ना, व्हेन से हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप टाइम क्लोज फ्रेम कर सकते हैं, टाइम बताने वाला उपवाक्य बना सकते हैं। और टाइम क्लोज में हमेशा ध्यान रखें कि जिस उपवाक्य में टाइम की चर्चा कर रखी हो वहाँ पर विल और शैल नहीं आता है। तो ये व्हेन दे रखा है ना, ये टाइम क्लोज है यहाँ से। ठीक है, इसलिए विल को हटा दो, सीधा आएगा ओनली व्हेन दे वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। आपका आंसर डी हो जाएगा। क्या बताया मैंने? टाइम क्लोज, ऐसा उपवाक्य जो टाइम बताते हो। कैसे पता लगेगा? इनमें से कोई शब्द मिल जाएगा वो टाइम क्लोज होंगे, तो ऐसे स्थिति में विल शैल नहीं आता है उसके अंदर, ये ध्यान रखना है। तो विल को हटा दिया जाए। तो ये आपका हुआ आज का सेशन, जिसमें हमने 15 ये क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वो डिस्कस किए हैं। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।